अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और ये यूनिट नंबर 3 है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के मुतल्लिक। ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट जो इन्वायरमेंट होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर जिन फोर्सेस से इंटरेक्शन होता है वो कौन कौन सी होती हैं और कैसे इनको मैनेज करना है। मैं मजीद वजाहत करता हूँ इस बात की। एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रही होती है, चाहे वो एक कंपनी है, वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, चाहे वो बिस्किट जूते या कुछ भी, तो उसका डिफरेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी वास्ता पड़ता है और इंटरनल इन्वायरमेंट से भी वास्ता पड़ता है। तो अभी वन बाय वन इसको पढ़ते हैं और इसका कैसे इफेक्ट होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो जो मैनेजर्स होते हैं जब वो कारोबार चला रहे होते हैं तो उन्हें डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स को देखना पड़ता है। नंबर वन फैक्टर जो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, कहते हैं मेगा इन्वायरमेंट और एक को कहते हैं टास्क इन्वायरमेंट। अगर हम पहला हिस्सा मेगा इन्वायरमेंट पे बात करें, तो जब कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो उसके काम में असरअंदाज होते हैं। नंबर वन फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट। देखिए, दुनिया में मुख्तलिफ नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो रही हैं, पहले वाली टेक्नोलॉजी रिप्लेस होके मसलन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, प्लांट्स एंड मशीनरी हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, सॉफ्टवेयर है, न्यू फार्मूले आ रहे हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अगर आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसका बनाने का बेहतर सॉफ्टवेयर या फार्मूला आ गया तो उसे अडॉप्ट करना होगा। इस तरह इकोनॉमी के अंदर बहुत चेंज हो रही होती है, जिस इकोनॉमी में आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप हो सकता है उस मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए, उनका करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिस्टर्ब हो जाए, उनका जीडीपी ग्रोथ कम हो जाए। तो जैसे जैसे वो फैक्टर चेंज होते हैं आपकी कंपनी की सूरत हाल भी चेंज होती है। फिर लीगल फैक्टर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सुलह ना करें, स्ट्राइक्स हों, इलेक्शंस के अंदर मसाइल हों, तो उस तरह फिर आपकी जो लेबर है उसमें भी मसाइल पड़ेंगे, तो आपके ओवरऑल इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा। चौथा फैक्टर है सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। देखें, आप जब भी किसी मुल्क में काम करने जाते हैं तो उनका एक कल्चर होता है, उनकी लैंग्वेज, उनका रिलीजन, उनका ड्रेस, उनका फूड, उनका डिफरेंट अंदाज होते हैं, तो उसको देख के कारोबार करना पड़ता है। वो जैसे जैसे वो चेंज हो रहा होता है या उसमें कोई तब्दीलियां आ रही होती हैं, वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स में के अंदर भी चेंज आ सकती हैं। और फिर इंटरनेशनल कंपोनेंट होता है कि आपके उस मुल्क के अंदर या इंटरनेशनल फैक्टर्स कितने असरअंदाज होते हैं। दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं, तो उसके मुताबिक भी प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़ता है। बाद दफ़ा आपकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जा रही हैं, तो आपको भी अपने पैकेजिंग और मार्केटिंग के अंदर अदर कंट्रीज के लैंग्वेज को लिखना पड़ता है और उसको अपने दूसरे कस्टमर्स को समझाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टास्क इन्वायरमेंट। टास्क इन्वायरमेंट वो होता है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जिनका हमने जिक्र किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज, इसके अलावा अदर फोर्सेज जो होती हैं जो एक बिजनेस को अफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे कस्टमर्स और क्लाइंट्स होते हैं। आपके कस्टमर कौन है? वो यंगस्टर्स हैं, वो यंगस्टर्स में भी कौन सी कैटेगरी है, कौन सी एज ब्रैकेट है, मेल है, फीमेल है, तो आपके प्रोडक्ट्स उनकी चॉइस अफेक्ट करती है। आपके कंपेटिटर कौन से हैं, लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं, वो नई प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। आपके सप्लायर्स कौन से हैं जो आपको रॉ मटेरियल देते हैं, जिसको प्रोसेस करके आप फैक्ट्री में नई चीजें बनाते हैं, वो लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं, क्या वो प्राइस इंक्रीज करने वाले हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देखना है। आपकी लेबर कौन सी है, कहाँ से आती है, कैसे वो लोग काम करते हैं, क्या वो स्ट्राइक्स वगैरह तो नहीं कर सकते। तो ये सारे फैक्टर देखने हैं। गवर्नमेंट का क्या थिंकिंग है, टैक्स रेट्स क्या हैं, या डॉक्यूमेंटेशन या बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें फिर हमने स्टेक होल्डर्स को भी देखना होता है। स्टेक होल्डर वो सब लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं, जैसे सप्लायर, कस्टमर, बैंक्स, गवर्नमेंट बॉडीज। तो इन सबको हमने देख के अपने प्रोडक्ट्स के डिसीजन करने होते हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मिसाल के तौर पे एक तो ये है कि एनवायरनमेंट अनसर्टन होता है, कभी भी चीजें बदल सकती हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो। तो यू विल हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर अनसीन सिचुएशंस। कम्प्लेक्सिटी बहुत होती है इसमें। अगर आपकी इकोनॉमी ठीक जा रही है तो हो सकता है उसमें दो तीन वेरिएबल तो ठीक हो, लेकिन यकदम इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाए, तो मुल्क के अंदर हो सकता है पहले से ज्यादा महंगाई हो जाए, इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाए। फिर डायनेमिज्म का और किरदार होता है कि ये सर्टन फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे आपके सप्लायर को रॉ मटेरियल ना मिल रहा हो, गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दे। तो ये सर्टन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकती है। अच्छा, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमने मैनेज कैसे करना है? मैनेज करने के लिए दो तीन ब्रॉडर तरीके होते हैं। एक है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन में ये है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रही हैं उसके मुताबिक खुद को अडॉप्ट करें। अगर आपके कस्टमर चाहते हैं कि अब आप प्रोडक्ट
एक न्यू पैकिंग में दें, स्मॉल साइज में दें तो आप उस तरह दें। अगर बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज आ रहे हैं तो आप पहले बड़ी प्रोडक्ट को आप छोटे छोटे पैकेट्स में करके तकसीम करें। तो डिफरेंट फिर इसकी ना टेक्निक्स होती हैं, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मार्केट से रिसर्च करते रहें, फोरकास्ट करते रहें कि इन्वायरमेंट में कौन सी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं जिसके मुताबिक हमें चेंज होना पड़ेगा। कोई नया सॉफ्टवेयर आ सकता है, पुराने सॉफ्टवेयर की जगह नया सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप पहले से बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर फेवरेबल इन्फ्लुएंस देखें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। लाजमी नहीं कि हर दफ़ा चीज़ें आपके अगेंस्ट हों, बाद दफ़ा आपके हक में हो सकती हैं। मसलन मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी ये मिनरल वाटर बना के सेल करती है, और इस वक्त मुल्क में अगर साफ पानी की किल्लत होती जा रही है तो आपकी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप न्यू मार्केट्स तक पहुंच सकते हैं, एडवर्टाइजिंग बेहतर करें, कस्टमर्स तक पहुंचे तो आपकी प्रोडक्शन या सेल पहले से बढ़ सकती है। अगर हम उसके बाद जो बारी है इंटरनल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट होता है। उसके उसके भी डिफरेंट फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, लोगों का बिहेवियर, नॉर्म, एटीट्यूड क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, और देखना है कि उसमें इनोवेशन हम कितनी करते हैं, हम न्यू प्रोडक्ट्स कितनी इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारी स्टेबिलिटी कितनी है काम में, हम क्या अग्रेसिवली काम करते हैं, हम क्या टीम वर्क के जरिए काम करते हैं, पीपल ओरिएंटेशन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स देख के हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना पड़ता है। फिर उसमें स्ट्रॉन्ग कल्चर और वीक कल्चर का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग कल्चर ये होता है कि जिसमें एक आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्म बिलीफ सिस्टम बनाया हो, एम्प्लॉयज अपने कल्चर को जानते हों और वो उसको समझते हो। वीक कल्चर ये होता है कि जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग ना दी हो, स्पेशली वैल्यूज टू नॉर्म, और वो उसको अपने आप को उससे आइडेंटिफाई ना करते हों। ये जो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जी एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। ये वो कल्चर होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं और न्यू न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि आपका बिजनेस पहले से और बेहतर चले, न्यू टेक्नोलॉजीज आए, न्यू प्रोसेसेस हों, तो उनसे आपको मजीद सेल्स हो सकती है या आप न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएं। तो दो तरह के बिजनेस में कल्चर होते हैं। एंटरप्रेन्योरियल कल्चर ये होता है कि आप एक्सटर्नल मार्केट की अपॉर्चुनिटीज देखें, नई प्रोडक्ट्स लाएं, पहले से काम बेहतर अंदाज में करें, फजूल कामों को छोड़ दें, लेबर की बात सुने। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में आप नई प्रोडक्ट्स नहीं करते, आप बस रूटीन के काम चलाते हैं, प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं और लोगों पे सख्ती करते हैं, जिससे ज्यादा इनोवेशन आपके प्रोडक्ट में नहीं आता। तो आजकल जो मैनेजमेंट के करंट ट्रेंड्स हैं और जो चैलेंजेस हैं जिनके मुताबिक काम करना पड़ता है, जैसे मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का आपको बताया, तो आजकल एम्प्लॉयज को आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग में, और हर एम्प्लॉय आपको अच्छा आइडिया दे सकता है। आप कस्टमर से भी फीडबैक लें, उनसे भी आइडिया मिल सकता है। लोगों को काम करने दें, फ्रीडम दें। आजकल तो लोग और अच्छा काम करते हैं। लोगों को टाइम एंड स्पेस दें, वो अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और आपकी प्रोडक्ट पहले से बेहतर बना सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिव डिबेट का एक कल्चर रखें। फिर कल्चर के अंदर टॉलरेंस रखें, लोगों को बिला वजह डांटने से वो भी डिसहार्ट होते हैं। तो लोगों को इनकरेज करें, मोटिवेट करें, ताकि वो पहले से अच्छे और बेहतर आइडियाज आपके पास लेके आए। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट्स बना के सेल कर रहे हैं, तो अब आपकी सोसाइटी भी जो है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट बना के मुनाफे कमाएं, आप बिजनेस इस अंदाज से करें कि आपकी सोसाइटी आपसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। ऐसा ना हो कि फैक्ट्रियां लगा के उनसे इतना धुआं खारिज करें कि आपके आसपास की आबादी आपसे तंग हो जाए। तो अपने फैक्ट्री का स्पेशली ये जो क्लीन इन्वायरमेंट इंश्योर करें, वेस्ट मैनेजमेंट करें, और आपके आसपास अगर गरीब आबादियां हैं तो वहां कोई स्कूल या छोटा सा हॉस्पिटल बना दें, ताकि लोगों को एक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आपके बिजनेस की वजह से पहुंचे। एंड देन देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल एथिक्स। एथिक्स या अखलाकियात जो है वो दुनिया के हर रिलीजन के अंदर है, उसको अपनाएं। इस्लाम के अंदर भी है, अदर रिलीजन के अंदर भी है। लोगों को इज्जत दें, स्पेशली अपने एम्प्लॉयज को, कस्टमर को, उन्हें काम करने का तरीका बताएं, उन्हें मोटिवेट करें तो वो अच्छा काम करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग दें और उनके अच्छे काम पे उन्हें रिवार्ड दें। और अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो उस पे सख्ती करें। अदरवाइज बिला वजह सख्ती जो होती है वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करती है और आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है। तो ये जी आपका यूनिट था। इसके अंदर सारे की कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। एक दफ़ा इसकी रीडिंग अच्छी तरह करें, और जितने भी आपकी इस तरह यूनिट हैं हम हर एक इस तरह वीडियो में इसको वन बाय वन गो थ्रू करते जा रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह देखते जाएं। और जैसे कि ये आपको पता है ये सब्जेक्ट थ्योरी का है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी नई टर्मिनोलॉजीज हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जितनी आप रीडिंग अच्छी तरह करेंगे उतने आपके ये कॉन्सेप्ट और बेहतर बिल्ड होंगे। तो शुक्रिया।